हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ होगा। आइए आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर चालू करते हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं धीरे धीरे पहला चैप्टर चालू कर दूंगा। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चैप्टर का नाम ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस, CHARGES, चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, यूनिट 1 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस यूनिट का नाम समझ लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपसे कोई भी पूछ देगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, पहले आप यूनिट का नाम जान लो, पहले यूनिट का डेफिनेशन जान लो, फिर इसमें होने वाली चीजों को हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखिए जो वर्ड है यह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ये मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो प्लस STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को माना जाता है इट इज अ सिंबल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको? चार्ज को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक्स का तो आप मतलब जानते ही हो, इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी कि इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे ब्रांच में क्या कहा जाता है, किसकी पढ़ाई होती है? चार्ज विच इज एट रेस्ट। The branch of physics in which we'll study about charge at rest is called electrostatic. The branch of physics in which we study about charge at rest is called electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन है, मैं पीडीएफ साथ में डालूंगा, आप उस पीडीएफ से भी नोट्स लिख सकते हो, वैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूं यहां पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक ELECTRO, इलेक्ट्रो STATICS, statics. The branch of physics, PHYSICS, the branch of physics which deals with the study of charge at rest. स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया। अब जो अगला समस्या है हमारा, वो समस्या है चार्ज। क्या होता है चार्ज? चार्ज के बारे में भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज दिस चार्ज। तो इस पूरे डेफिनेशन में से हम टर्म निकाल के लाएंगे चार्ज, और चार्ज के बारे में पढ़ाई करेंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है? देखो, चार्ज का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि यह एक तरीके की शक्ति होती है, एक जादू होता है। अब कैसा जादू होता है? ये किसी भी प्रॉपर्टी को एक शक्ति दे देता है। ये मान लेते हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये एक जादू है एक तरीके का, जो कि किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देता है? पावर दे देता है। किस चीज का पावर? अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का। अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का। मैं आपको देखिए समझा रहा हूं, जैसे आपने क्लास 10th में, या सॉरी क्लास 10th बोल रहा हूं, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता था कि हम एक अपना पेन लेते थे प्लास्टिक का, एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के बेंच पे रख देते थे, और पेन ऐसे रगड़ के, बहुत देर तक रगड़ के, और फिर जब हम उस टुकड़े, इस पेन को या इस मार्कर को उस टुकड़े के पास लेके जाते थे, तो वो क्या होता था? अट्रैक्ट कर लेता था। कैसे अट्रैक्ट कर लेता था? इसमें एक जादू आ गया था, एक जादुई शक्ति आ गई थी, जो कि इस पेन को या इस मार्कर को क्या प्रोवाइड कर रही थी? एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी कि वो उन पार्टिकल्स को क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले।
तो वो जादुई पावर जो इसमें आई हुई थी उसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज बोलते हैं। आप जब क्लास 10 आप जब बचपन में ये एक्सपेरिमेंट करते थे तो आपको पता नहीं होता था, आपको नहीं पता होता था कि अट्रैक्ट क्यों कर ले रहा है, आपको लगता था होगा कोई जादू। लेकिन जब आपने पढ़ाई की तो आपको पता चला कि ये जादू नहीं है, इसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। एनी हाउ रबिंग से चार्ज आता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज को कहते हैं कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ इंट्रिंसिक, INTRINSIC। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब बेसिक। अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाया जा सकता है। बेसिक मौलिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is an intrinsic property of material which due to which a material starts applying electrostatic force। बोला था ना मैंने कि चार्ज एक ऐसा जादू होता है जो कि किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सुस्त पड़े हुए पार्टिकल को किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्या दे देता है, शक्ति दे देता है। यानी कि कोई भी चीज अट्रैक्ट या रिपेल कैसे होगी, जब उस पर क्या होने लगेगा, इस पे एक फोर्स लगने लगेगा। देखिए, it is an intrinsic property of material due to which a material starts applying electrostatic force। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसकी वजह से वो मटेरियल क्या करने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। अब ये कोई भी चीज अट्रैक्ट या रिपेल कब होगी, जब आप उस पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। किसी भी चीज को खींचना है या उसको धकेलना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कहां से लगता है, चार्ज की वजह से लगने लगता है। अब देखिए, ये जो फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ज, ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। चार्ज का मींस फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इसको नाम दिया गया कि एक तरीके का इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बेसिक बातें होंगी, आज क्लास 10 तक ही बस बात होंगी। क्लास 10 तक जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है उतनी ही बातें होंगी, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं होगा। ये आपने लिख लिया तो लिख लीजिए, बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगला जो एक टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, इसके भी पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। टाइप्स ऑफ चार्ज। सर चार्ज का भी कोई टाइप होता है क्या, और चार्ज का टाइप होता है सर क्या, हमको चार्ज, अच्छा चार्ज के टाइप से पहले सॉरी टाइप्स ऑफ चार्ज के पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह स्मॉल क्यू से भी करते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। अच्छा, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट यानी कि चार्ज को नापते हैं किसमें है, कूलम में नापते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये क्या होती है, स्केलर होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक मैंने लिखा था इसको मैं मिटा देता हूं, पॉज करके लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो ये सारी बातें अभी 10th की हो रही है, बेसिक बातें हैं। टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखो ये बड़ा मैंने जैसा बताया कि बहुत ही रोचक किस्सा है टाइप्स ऑफ चार्ज की डिस्कवरी का, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट जो थे या जो फिजिक्स थे, जिनकी भी बात कर लो, उन्होंने क्या किया कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में आपने यहीं तक एक्सपेरिमेंट किया है ना कि पेन और बाल रगड़े, वो अट्रैक्ट हो रहा था। एक बार किसी साइंटिस्ट ने ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे।
उसके बाद जो सक्सेसफुल हुए उनको यहां पे लिखा गया। ये एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है। इस ग्लास रॉड को क्या किया कि इस ग्लास रॉड को सिल्क के किसी कपड़े से, SIL के, सिल्क के किसी कपड़े से क्या कर दिया, बहुत जोर जोर से रब कर दिया। क्योंकि ये लोगों को पता चल चुका था कि रबिंग से चार्ज जो होता है, रबिंग से कोई भी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। सबसे पहली बात यही पता चली थी कि रबिंग से कोई बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। तो इस ग्लास को क्या कर दिया गया था, सिल्क रॉड से रब कर दिया गया था और इसको एक फ्री थ्रेड में लटका दिया गया था, फ्री थ्रेड में लटका दिया गया था ताकि ये मूवमेंट करके ये बता सके कि हम चार्ज है या नहीं। अगर इसको जोर से पकड़ ही लो तो अब कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज। वो जो पीस ऑफ पेपर्स होते हैं उनको फ्री रखोगे तभी तो वो आके बताते हैं कि हाँ ये मार्कर चार्ज हो गया। अगर उनको भी पकड़ लो जोर से तो वो हिल ही नहीं पाएंगे। अब देखो क्या किया गया कि इसको किसी फिक्स सपोर्ट से ऐसे लटका दिया गया। अब उसके बाद क्या किया गया कि एक दूसरा ग्लास रॉड, ये क्या था, रॉड नंबर 1 था, एक दूसरा ग्लास रॉड, इसके भी साथ सेम प्रक्रिया की गई। इसको भी क्या किया गया, सिल्क से रगड़ दिया गया और सिल्क से रगड़ के इस रॉड के पास लेके आया गया, इस रॉड के नजदीक लेके गए हम। और जैसे ही हम इस रॉड के पास लेके गए हमने देखा कि ये वाला रॉड इस वाले रॉड को क्या कर दे रहा था, डिस्प्लेस कर दे रहा था, अपोज कर रहा था, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। एक बात यहां पे हो गई। फिर दूसरा काम क्या किया गया कि सेम प्रोसेस किया गया। सेम प्रोसेस यानी कि फिर से वही एक्सपेरिमेंट। अब की बार थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, देखना। एक ग्लास रॉड लिया गया, रॉड नंबर 1, इसको क्या किया गया, सिल्क के क्लॉथ से, सिल्क से रब कर दिया गया इस ग्लास रॉड को, रॉड नंबर 1, और लटका दिया गया। ऐसे यहां तक सेम था। इसमें बदलाव क्या किया गया कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो दूसरा रॉड था वो भी सेम था, मतलब कि वो भी ग्लास का था और उसको भी किससे किया गया था, सिल्क से ही रब किया गया था। इस वाले एक्सपेरिमेंट में एक दूसरा जो रॉड था उसको क्या लिया गया, प्लास्टिक रॉड लिया गया। ये क्या था, प्लास्टिक रॉड। और इस प्लास्टिक रॉड को ऊल से, उलेन कपड़े से रगड़ा गया। और जैसे ही हम इसको इसके पास लेके गए हमने देखा कि ये वाला रॉड इससे क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। ये वाला रॉड इससे क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इस दुनिया में 2 तरीके के चार्ज होते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके के चार्ज होते हैं। एक वो चार्ज जो कि इस सिल्क रॉड पे है, मान लेते हैं कि अभी पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं होगा, अननोन मैं लिख दे रहा हूं। एक वो चार्ज जो कि इस ग्लास रॉड पे आया है और एक वो चार्ज जो कि इस प्लास्टिक रॉड पे आया है। बोलो सर कैसे पता चलेगा कि 2 चार्ज है? क्योंकि देखो यहां पे अगर सेम मटेरियल था, यहां पे सिल्क ग्लास, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, रिपल्सन शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिल्क ग्लास और प्लास्टिक ऊल जब यहाँ पे लिया गया तो ये क्या कर रहे थे, ये अट्रैक्शन शो कर रहे थे, अट्रैक्शन। यानी कि इस वाले रॉड से इस वाले रॉड पे चार्ज अलग था कि नहीं था, ये इसको रिपेल कर रहा था, ये इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। यानी कि यहाँ पे कुछ और चार्ज था और यहाँ पे कुछ और चार्ज था। समझ में आई बात? दोनों जगहों पे चार्जेस क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, तो इससे ये पता लगाया गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 TYPS टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने तरीके की हैं, 2 टाइप्स की चार्जेस हैं। अब बोलो कि कौन सा किस पे आया, तो जो देखो जो सिल्क रॉड पे आया, जो ग्लास रॉड पे आया था, जो ग्लास रॉड पे आया था इसको मान लिया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो प्लास्टिक रॉड पे आया था इसको क्या मान लिया गया, नेगेटिव चार्ज। बोले कि सर 2 से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं क्या? 2 से, आपके मन में आया होगा कि सर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो चार्ज का पता कैसे लगा, चार्ज का पता लगा अट्रैक्शन या रिपल्सन से। कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन से ही तो पता लगेगा ना। अब 2 ही क्राइटेरिया है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसीलिए चार्ज कितने तरीके के होते हैं, 2 ही तरीके के होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए
उसके बाद ग्लास रॉड पे जो चार्ज हुआ था उसको पॉजिटिव कहा गया, और इस पे प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज था उसको क्या कहा गया, निगेटिव कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे एक बात और पता चली, इससे एक बात और पता चली, और बात ये पता चली कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बोलो सर ये कैसे पता चला? देखो, जब सिल्क को, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ के लटका दिया गया और दूसरे ग्लास रॉड को फिर सिल्क से रगड़ा गया, तो ये तो बात पता थी ना कि एक जगह ये ग्लास रॉड सिल्क, तो ये दोनों चार्जेस एक ही तरीके के होंगे, और जब इनको एक नजदीक लाया गया तो पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, रिपल्सन शो कर रहे हैं। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरी बात, अनलाइक चार्जेस, CHARGES, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है, दूसरी बात देख लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है? व्हाट इज मेथड ऑफ चार्जिंग? मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है देख लो, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग देख के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं हम METHOD, मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। कंडक्शन में होता है कि द प्रोसेस process of transferring of charge from one body to another with direct contact is called conduction। अब बोलो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है, जब दोनों बॉडीज क्या है, कांटेक्ट में है। जैसे देखो समझाता हूं मैं आपको। यहां पे एक न्यूट्रल कोई बॉडी है, ये क्या है, ये बॉडी बी है, ये क्या है, न्यूट्रल है, NEUTRAL, न्यूट्रल है, यानी कि इस पे न्यूट्रल का मतलब होता है कि टोटल चार्ज इस पे क्या है, जीरो है। टोटल चार्ज इस पे जीरो है का मतलब सम ऑफ टोटल चार्ज है जीरो, यानी कि जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अब इसके पास में सुनना इस चीज को, इस यहां पे एक निगेटिवली चार्ज कोई सब्सटेंस लाते हो, निगेटिवली चार्ज सब्सटेंस लाते हो और पास ले आके इसको क्या कर देते हो, यहाँ पे इसमें सटा देते हो, ऐसे इसमें इसको क्या करा देते हो, टच करा देते हो। यहाँ पे निगेटिवली चार्ज सब्सटेंस है। तो देखो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी पानी की प्रॉपर्टी से क्या होती है, मिलती जुलती होती है। और मिलती जुलती ये ऐसे होती है कि अगर मान लेते हैं कि एक जगह है, वहां पे तुम पानी डालो, तो वो पानी फैल के उस जगह पे भी चला जाता है जहां पे कि पानी नहीं है। या हवा की बात करूं मैं, हवा जो होती है हाई प्रेशर से, एक जगह पे हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा हवा कलेक्ट है, इकट्ठी है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, बह के चली जाती है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज है, इसके पास चार्ज ही नहीं, ये मान लेते हैं A है और ये B है। ये क्या कहेगा A B से, कह रहे तुम्हारे पास तो कोई चार्ज नहीं है, तुम मेरे से थोड़ा सा चार्ज क्या कर लो, तो यहां से 3 चार्जेस यहां पे चलेगा। तो
तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, यहां पे इस पे 4 कूलम का चार्ज है, और एक कोई बॉडी है यहां पे 0 कूलम का चार्ज है। अब हम जैसे इन दोनों को क्या करेंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, इस पे 2 कूलम और इस पे भी 2 कूलम, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। ये डिपेंड करता है, अगर ये दोनों सेम शेप के और सेम साइज के हैं तब। अगर ये छोटा है तो हो सकता है इस पे 1 ही कूलम आएगा, मतलब बंटवारा हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, चार्जिंग बाई कंडक्शन बोलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। INDUCTI, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मैं लिख दूंगा, पूरा डेफिनेशन अभी नहीं लिख रहा हूं, या पूरा डेफिनेशन ही रुको लिख देता हूं। द ट्रांसफरिंग from one body to another without any contact is called induction। ठीक है, अब बोलो सर इसका मतलब क्या हो गया, बिना कांटेक्ट के चार्ज कैसे फ्लो होंगे, बिना कांटेक्ट के चार्ज कैसे फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। देखो मैं समझाता हूं कैसे फ्लो होगा। एक कोई बॉडी ले लो, जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी ले लिया हमने ए, इस बॉडी का नाम क्या है, ए, और ये न्यूट्रल है, ये NEUTRAL, ये बॉडी पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 और 5 नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि एक रॉड लेके आते हैं, समझना इस बात को, हम क्या लेके आते हैं, एक रॉड लेके आते हैं। अब ये इस रॉड का क्या काम है, मान लेते हैं कोई चार्ज रॉड लेके आते हैं, CHARGED, चार्ज्ड रॉड, चार्ज किया हुआ कोई रॉड हम क्या करते हैं, लेके आते हैं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है। हम जैसे इसको यहाँ पे करीब लेके आएंगे तो पता है इसमें क्या बदलाव होगा, इसमें बदलाव ये होगा कि इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव से इंफ्लुएंस होकर इधर की तरफ आ जाएंगे, यानी कि अब कुछ सीन ऐसा हो जाएगा, देखना ध्यान से, सीन ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5 ऐसा, और नेगेटिव सारा नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है ना, तो ये 1 2 3 4 और 5। देखो ध्यान से इस चीज को समझो, ये चार्ज रॉड है, इसने अपने पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या किया हुआ है, खींचे हुए। समझ में आ रही है बात, बोलो ठीक। अब देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा कंडक्टिंग रॉड लेके आएंगे, कंडक्टिंग रॉड लेके आएंगे। कंडक्टिंग रॉड का मतलब कि, या कंडक्टिंग कोई मेटल लेके आएंगे, ये ए था, ये रॉड था, रॉड, और यहां पे कोई दूसरी चीज लेके आएंगे बी, कोई दूसरा मेटल बी, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। देखो यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले कंडक्शन में मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर एक जगह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज किसमें विश्वास करता है कि वो बांट देता है। यहाँ पे देखो सिर्फ निगेटिव 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 है, निगेटिव का बोझ बहुत ज्यादा है, प्रेशर हाई है, तो ये अपना कुछ निगेटिव क्या कर देगा, इसको दे देगा, अपना कुछ निगेटिव ये क्या कर देगा, इसको दे देगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो मान लेते हैं कि इसने इसको 3 नेगेटिव दे दिया, तो अब यहां इसने 3 नेगेटिव दे दिया, तो 1 2 और 3 कितना बच गया, कितना बच गया, 2 और 5। अब इस रॉड को क्या कर लो, हटा लो। तो जब इस रॉड को हटा लोगे तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। अब देखो जो पहले न्यूट्रल था अब क्या हो गया, अब ये चार्ज्ड हो गया। पूछो सर कैसे चार्ज्ड हो गया।
पहले न्यूट्रल था, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, टोटल 0। अभी देखो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। मान लेते हैं कि ये इनको अगर कैंसिल भी कर देता है, 2 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव से 2 पॉजिटिव, तो अब भी ये क्या है, प्लस का 3 यूनिट चार्ज है। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, एक मेथड और होता है, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं इसको। देखो कैसे, सेम प्रोसेस में बता देता हूं। ये एक रॉड है, ये एक मेटल है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। चलो यही काम, सेम प्रोसेस। यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव 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 और नेगेटिव। अब देखो इसको चार्ज करना है तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे ग्राउंड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। व्हाट इज ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं ना अर्थिंग करना, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थिंग, EARTHING। अर्थिंग का काम पता है आपके घर में क्या होता है? आपके घर में जो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है वो उसको क्या कर देता है, ग्राउंड को दे देता है, धरती को दे देता है, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या हो, खराब ना हो। अर्थिंग का काम यही होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको वो क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव 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 चार्ज है, जैसे ही हम इसको अर्थिंग करेंगे इसका सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, नीचे धरती माता में चला जाएगा। तो अब ये सिर्फ क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ऐसे। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा रबिंग, इसको बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बोलो सर ये क्या होता है? देखो क्या किया जाता है, रगड़ने की वजह से भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है। अब बोलो सर क्या ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि अगर मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं ए और बी, ठीक है, इन पे कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब आपको पता है कि एक जो बॉडी है, एक बॉडी अगर मान लो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, तो एक बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? एक बॉडी मिलके बनी हुई है छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स से मिलके। एक बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? एटम से मिलके बनी हुई है। सॉरी, कोई भी मटेरियल जो है या कोई भी जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? एटम से। और एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, बीच में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। यही काम होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये ऐसे क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो ये एटम्स जो होते हैं ना वो एनर्जेटिक रहते हैं क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, उनमें एक एनर्जी होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि हम कैसे इस बंधन से छूट जाएं और यहां से जंप करके क्या आ जाए? बाहर आ जाए। यहां से जंप करके हम क्या आ जाए? बाहर आ जाए। अब जैसे ही तुम दो मेटल्स को या दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हो, तो जब रगड़ते हो तो रगड़ने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? रगड़ने की वजह से प्रोड्यूस होती है थर्मल एनर्जी, होती है ना, हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं रगड़ने की वजह से। अब वो जो थर्मल एनर्जी होती है वो कहां पे जाती है? तो वो थर्मल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जो कि पहले से भागने के लिए क्या है? तैयार है। तुम एकदम क्या बोलते हैं, किसी नदी के किनारे या पुल पे छोर पे खड़े मत रहना, छोर पे जाके ऐसे एकदम खड़े हो और एकदम कूदने वाले हो जब तक कोई तुमको क्या कर दे? पीछे से धक्का दे दे। वही हाल इन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ये बेचैन रहते हैं कि हम कैसे निकले। और जैसे ही कोई चीज जब रबिंग होती है तो उसमें थर्मल एनर्जी डेवलप होती है। थर्मल एनर्जी क्या मिलती है? इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। अब क्या, इनको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं है, तो पहले से ही बैक पैक करके तैयार थे, बस इनको थोड़ा सा इशारा चाहिए था कि हाँ आ जाओ, घर से बाहर चलते हैं। तो वही बात है, ये क्या करेंगे? ये बाहर भाग जाएंगे, कूद जाएंगे।
और ये यहां से निकल के क्या होते हैं, ये इसका इस पे चला जाएगा या इसका इस पे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। और जब ये काम होता है तो जैसे मान लो कि इसमें जैसे यही काम यहीं पे हुआ, जैसे मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और मतलब 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और एक प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, 11th 12th में भी पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन मैं कहूं तो आप नेगेटिव चार्ज समझना, ठीक है। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। रगड़ने की वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लुढ़क के किसमें गिर गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए। अब देखो ये क्या हुआ, इसमें 3 प्रोटॉन माने 3 पॉजिटिव चार्ज और 2 और 3 5 नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल -2 नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसी तरीके से इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज और 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, तो ये ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। तो इन 3 मेथड से जो चार्ज है क्या होता है, ट्रांसफर होता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। देखिएगा चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिंग, एडिटिविटी, दूसरी कंजर्वेशन और तीसरी क्वांटाइजेशन। एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। अब बोलो कि सर इन तीनों चीजों का मतलब मुझे डिटेल में समझा दीजिए, बस और थोड़ा सा पढ़ना है, बस थोड़ी सी बात है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मार्कर में मैं अपना इंक पिला लूं। हाँ, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है चार्जेस की, वो है एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। आइए इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज एडिटिविटी, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड व्हाट इज क्वांटाइजेशन। एडिटिविटी की बात करते हैं तो एडिटिविटी का मतलब होता है कि टोटल चार्ज, TOTL, इसको अगर लिखें हम तो इसको लिखेंगे हम एडिटिविटी, टोटल चार्ज on a system is equal to the algebraic sum of individual charges on the system, इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द सिस्टम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इंडिविजुअल चार्जेस ऑन द सिस्टम। देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई सिस्टम है, उसके एक पार्ट पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, ये इस तरीके से कुछ चार्जेस बटे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो आप इसको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बोल सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चार्ज कैन बी एडेड। कैसे ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो होता नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको मिटा दूं मैं। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, CONSERVATION, कंजर्वेशन।
ये कहता है कि चार्ज इज NEITHER neither created nor be destroyed. It means the total charge on an isolated system remains same. अब इस कहने का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी चार्ज ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ना ये क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, एनर्जी की तरह। देखो ये वाली लाइन है कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बंद सिस्टम, पूरी तरीके से आइसोलेट। अभी एक बहुत वर्ड फेमस हुआ होगा क्वारंटीन में कि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले रहा है। सेल्फ आइसोलेट का मतलब कि वो पूरी तरीके से बाहर के संपर्क से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 कूलम, यहाँ पे 5 कूलम और यहाँ पे माइनस का 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि ना बाहर से अंदर चार्ज आ सकता है, ना ही अंदर से बाहर चार्ज आ सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी कोटिंग की गई है इंसुलेटर्स वगैरह की, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल की, कि ये एक क्या है? आइसोलेटेड, ISOLATED, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको जोर से ऐसे पकड़ के हिला दिया तो ये जो चार्ज है ये क्या हो जाएंगे? ये चार्ज सेक करने के बाद अलग अलग पोजीशंस में चले जाएंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया प्लस का 2 कूलम, यहाँ पे हो गया माइनस का 3 कूलम, और यहाँ पे पूछ दे कि यहाँ पे क्या हो गया? Q कूलम हो गया। तो Q की वैल्यू क्या होगी? इसको हिला दिया गया है भाई, तो रब करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक जगह से चार्ज दूसरी जगह पे क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड, यानी कि कोई चार्ज बाहर से अंदर नहीं आया है, ना ही कोई चार्ज अंदर से बाहर गया है। तो अब क्या किया जाए? अगर Q की आपको वैल्यू निकालनी है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टोटल चार्ज जितना यहाँ पे था उतना ही कहां पे हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी कैसे कर देंगे? प्लस का 3 प्लस का 5 या प्लस का 5 और माइनस का 2, यानी कि 3 प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस Q। ऐसा ये इक्वेशन बन जाएगा। Q की वैल्यू निकालनी है। इसमें टोटल चार्ज 5 3 8 और माइनस 2 यानी कि कितना है? 6 है ना, 6 कूलम है। ठीक है, 5 3 8 यहाँ पे ये हो जाएगा Q माइनस 1 हो जाएगा ना, Q माइनस 1। तो यहाँ से Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? Q माइनस 1 इज इक्वल टू 6 कूलम। तो Q विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1 यानी कि 7 कूलम, यानी कि यहाँ पे Q के बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 7 कूलम आंसर हो जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9 माइनस 3 6, 5 3 8 माइनस 2 6। तो ये होता है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स सेम। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स सेम। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, बनाइएगा। यहाँ पे Q 2Q 4Q, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। रब कर दिया हमने यहाँ पे माइनस का 3Q, माइनस का 2Q और यहाँ पे x। तो x विल बी इक्वल टू व्हाट? चलिए इसको बनाइए, तो पॉज करके इसको बनाइए। x की वैल्यू क्या होगी? बनाइए, पॉज कर लीजिए, बनाइए। x की वैल्यू क्या आई आपकी? मैं बना के चेक कर रहा हूं। ऐसे करेंगे Q प्लस 2Q प्लस 4Q इज इक्वल टू x माइनस 5Q, यानी कि Q2 for 6Q इज इक्वल टू x माइनस 5Q। तो x will be equal to 11Q। दिस इज द आंसर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11Q आ जाएगी। चलिए अब हम क्या देखते हैं? लास्ट, क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? दो पार्ट्स में बांटा गया है। द बेसिक चार्ज PENDENT, the basic independent charge present on a system is CHARGE, charge of 1 electron। अब बोलो सर ये क्या है? The basic independent charge present on a system is charge of 1 electron, यानी कि देखो चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है कहीं पे, सबसे छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, वो कितना चार्ज होता है? वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब क्या हुआ कि ये छोटा से छोटा चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली रह जाए, जिसको कि हम निकाल सकते हैं या दे सकते हैं, वो क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होती है। यानी कि अगर तुम चार्ज को तोड़ते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो ये वाला चार्ज यहां तक तुमको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है। अब इससे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, इससे छोटा चार्ज हो सकता है, इससे छोटा चार्ज हो सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगा। बोलो सर इसका मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं तुमको बताता हूं, सुनो इस बात को ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये एक एटम है, ये अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक कोई बॉडी है, इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप जैसे मान लेते हैं कि इसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। यही करोगे ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दोगे या इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन दोगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन दोगे या 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। प्रोटॉन निकाल नहीं सकते हो। प्रोटॉन क्या, देखो ट्रांसफरेबल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती है। प्रोटॉन क्या होते हैं? भारी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा में, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन जो होते हैं 1000 गुना ज्यादा वजन होता है प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स से। मास आप जाके देख लीजिएगा वहां पे। तो प्रोटॉन भारी होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए आप या तो इलेक्ट्रॉन उसको दोगे, नहीं तो आप उसको उससे इलेक्ट्रॉन लोगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिया। तो अब ये अब देखो 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल जो ये बॉडी हुई है, ओवरऑल जो ये एटम हुआ, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया ना, 1 यूनिट नेगेटिवली चार्ज हो गया ना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कितना चार्ज है, ये चार्ज तो है ना, लेकिन कितना चार्ज है? तो इसमें चार्ज उतने के ही बराबर है कि जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो। ये उतना ही चार्ज है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो। अगर तुम इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देते हो तो ये उतना चार्ज होगा जितना कि 2 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज रहता है। अगर तुम इसको 1000 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये उतना चार्ज होगा जितना कि 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो। समझ में आ रही बात? ये उतना ही चार्ज है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। सबसे कम तुम क्या कर सकते हो? इसको या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, और वही सबसे कम चार्ज होगा। चार्ज होने की क्राइटेरिया क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिवली चार्ज। तो सबसे मिनिमम तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे और 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो 1 प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होगा। अब इससे कम ये बॉडी चार्ज हो सकती है क्या? सोचो तो, क्या तुम आधा इलेक्ट्रॉन दे सकते हो?
1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए कहा गया कि द बेसिक इंडिपेंडेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका पहला पोर्शन हुआ। और दूसरा पोर्शन क्या हुआ? इसका दूसरा पोर्शन ये हुआ कि द TOTL total charge present on a system is integral MULTIPLE integral multiple of fundamental चार्ज, या तुम ये इसको ये भी लिख सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक CHARG। अब इसका मतलब देखो, मैं आप तुमको बता देता हूं कि जो टोटल चार्ज किसी सिस्टम पे प्रेजेंट होगा, वो जो होगा वो इस बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं Q इज इक्वल टू NE, वेयर व्हाट इज N? N is a integer and what is E? CHARGE, चार्ज। इसको ऐसे लिखते हैं फंडामेंटल बेसिक चार्ज। E क्या है? BASIC बेसिक चार्ज, बेसिक चार्ज ब्रैकेट में लिखेंगे। बेसिक चार्ज किसके बराबर होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब ये कि किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा, टोटल जो चार्ज होगा, वो इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि Q इज इक्वल टू 1E हो सकता है। ऐसे देखो, Q इज इक्वल टू प्लस का 1E हो सकता है या माइनस का 1E हो जाएगा। Q इज इक्वल टू प्लस का 2E हो सकता है या माइनस का 2E। Q इज इक्वल टू प्लस का 3 हो सकता है या माइनस का 3, डॉट 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 डॉट। वैसे ही Q इज इक्वल टू प्लस का NE हो सकता है और माइनस का NE हो सकता है। यानी कि किसी भी सिस्टम को अगर तुम चार्ज करोगे, समझो इस चीज को, किसी भी सिस्टम को तुम चार्ज करोगे तो उस पे क्या होगा? किसी भी सिस्टम को अगर तुम चार्ज करते हो तो उस चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन तुम 1 इलेक्ट्रॉन लोगे या 2 इलेक्ट्रॉन लोगे या 3 इलेक्ट्रॉन लोगे, या सेम दोगे भी तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन दोगे। यही बात है ना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन देते हो तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्लस का 2 दोगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 3 दोगे, 1.5 और 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकते हो ना। इसीलिए जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो भी किसके बराबर होगा? इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ये Q इज इक्वल टू 2.5E नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम 2.5 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते हो। तो ये कहती है प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कि ये कहता है, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि बेसिक जो चार्ज इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहती है वो क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और टोटल जो चार्ज होता है वो हमेशा इस बेसिक का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1E 2E 3E 4E -1E -2E -3 -4E। समझ में आई बात? ये कभी 1.5 ही नहीं हो सकता है। चलिए, तो इस पे एक सवाल करते हैं। Is it possible to transfer a charge of 8 into 10 to the power -15 coulomb? Is it possible to transfer a charge of
8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम। क्या किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल है? आइए देखते हैं। Q का फॉर्मूला क्या होता है? Ne। टोटल चार्ज कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम इज इक्वल टू N इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, तो यहां से N की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? N की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चलो, ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इंटू 10। तो मेरे ख्याल से ये 8 2 जा 16 और ये 5 बार में, यानी कि ये 5 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस का 15 और प्लस का 19 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, यानी कि हाँ। तो आइए इसी क्रम में एक दूसरा सवाल देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 माइनस 19 कूलम फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या बोलते हैं कि इतना चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आप चार्ज का ट्रांसफर कैसे करोगे? चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होती हैं? क्वांटाइज नंबर में। 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 1.5 और 2.5 तो होगा नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू Ne। एक काम करते हैं, हम इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कोई इंटीजर नंबर आ जाए, इंटीग्रल नंबर आ जाए तो आंसर सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। Q इज इक्वल टू Ne। इतने चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? Q कितना है? 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है ना। चलिए, अब N की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कट गया इससे, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर 0.5 इलेक्ट्रॉन यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन? No. So we cannot transfer this much charge. So the answer will be no. चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम एक चीज देखते हैं। हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा चार्ज, पढ़ लिया हमने चार्ज क्या होता है, ये पढ़ लिया हमने। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे उसको, रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया बुक्स में, पढ़ाई बताया गया एनसीईआरटी वगैरह में कि चार्ज CHARGE चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और मास भी क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं, उन डिफरेंसेस को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो पहला डिफरेंस होगा इसमें होगा कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास इज ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होगा? मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मास तो नेगेटिव आप रख नहीं सकते हो। मास कभी सुना है क्या आपने? माइनस में किसी का वेट मास चला गया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, या चार्ज ही लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होइए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है का मतलब कि जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज। और जो भी चार्ज अब किसी बॉडी पे कुछ चार्ज होगा तो वो टोटल चार्ज इस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो सकता है। ये नहीं कि ये ऐसे लिख दो कि 5/2 मल्टीप्लाई इतना किसी बॉडी पे टोटल चार्ज है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
ये नहीं होगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लेकिन मास जो होता है, अभी तक मास के क्वांटाइजेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट मास को एकदम छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, तो इंडिपेंडेंट मास का अभी तक कितना छोटा हो सकता है ये पता ही नहीं चला है। चार्ज का पता चल गया कि चार्ज 1, हालांकि देखो चार्ज हो सकता है, चार्ज हो सकता है एकदम, क्या बोलते हैं कि चार्ज इससे भी छोटा हो सकता है, E/3 इतना चार्ज भी मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं, QUARK, क्वार्क। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट सिर्फ किसके बराबर करेगा, E के बराबर करेगा। चलिए तो अब इस पे आते हैं कि मास इज, इसमें लिख देंगे हम, मास इज येट नॉट QUANTIZED, क्वांटाइज्ड। मास का अभी तक क्वांटाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चार्ज does not depend on the speed of body। यानी कि अगर किसी बॉडी पे जैसे मान लो कि कोई एक पेन है या कोई एक ग्लास रॉड है या एम्बर रॉड है, फाइबर रॉड है, कुछ भी है, इस पे इसको रब करके तुमने इस पे क्या कर दिया, कुछ चार्ज एक्वायर कर लिया, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कुछ एक्वायर कर लिया, मान लेते हैं 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। अब इस रॉड को तुम कितने भी स्पीड से घुमाओगे, इस पे चार्ज कितना का कितना रहेगा, 3 यूनिट ही रहेगा। चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो बोले सर मास की वैल्यू चेंज होगी क्या? हाँ, स्पीड के साथ मास की वैल्यू बदलती है। देखिएगा, स्पीड के साथ मास की वैल्यू क्या होती है, बदलती है। मास डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी। मास क्या होता है, बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है। सर बोलो कैसे डिपेंड करता है बॉडी की स्पीड पे? हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। देखिए मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं फोन 1 मिनट साइलेंट कर लूं। मैं आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि मास ऑफ द जो बॉडी है वो स्पीड पे कैसे डिपेंड करती है। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पहली बार सुने हो, मैं बता देता हूं। ये इसमें m नॉट क्या है, m नॉट जो है वो है मास एट रेस्ट। v क्या है, v जो है हमारी वेलोसिटी है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि देखो ये m जो है किसी स्पेसिफिक स्पीड v पे डिपेंड कर रहा है। m जो है किसी स्पेसिफिक स्पीड v पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किसी बॉडी का मास रेस्ट में अगर तुमको पता है और उसकी वेलोसिटी कोई भी किसी भी गिवन वेलोसिटी पे अगर तुम उसका मास निकालने की कोशिश करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला। अब पता करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या करता है, क्या स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पीड के बढ़ने पे मास घटता है या स्पीड के घटने पे मास घटता है, क्या चीजें होती है मैं बता देता हूं। देखो इस v की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, सुनना इस चीज को, इस v की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इस v की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू, न्यूमरेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ये वाली जो टर्म होगी वो क्या होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, नहीं होने लगेगी, बताओ। ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म, ये देखो जैसे मान लो ये वाला बढ़ने लगा, ये वाला टर्म बढ़ने लगा तो इसमें से जो घटना था वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। मान लेते हैं कि 10 में से पहले 6 घटना था, अब 10 में से 7 घटने लगा, फिर 10 में से 8 घटने लगा, फिर 10 में से 9 घटने लगा। तो जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ने लगी वैसे ही आंसर क्या होने लगेगा, आंसर
घटने लगेगा। आंसर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो ये टोटल आंसर क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। तो जब ये टोटल आंसर घटने लगेगा तो ये वाली फ्रैक्शन की वैल्यू, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने लगेगी? जब डिनोमिनेटर घटता है, जब डिनोमिनेटर घटता है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? बताओ, जब डिनोमिनेटर घटता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। 1/4, 1/3, 1/2, 1/1। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू ओवरऑल क्या हो रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? यानी कि अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। बोलो सर हमको पता क्यों नहीं चलता है? हमको पता क्यों नहीं चलता? देखो उसका कारण ये है कि आप किसी भी बॉडी को मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे लेके जा सकते हो? आप किसी भी बॉडी को मैक्सिमम किस वेलोसिटी पे लेके जा सकते हो? 10 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ये कर सकते हो ना? 1000 मीटर पर सेकेंड, यही कर सकते हो। तो इसकी तुलना में देखो, ये c के तुलना में v जो होगा क्या होगा? v इज मच मच स्मॉलर देन c। ये v बहुत छोटा होगा। ये v क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो जब ये बहुत छोटा होगा तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर देखो 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू तुम टेंड्स टू 0 लिख सकते हो। बहुत छोटा होगा, 0.0000001, उसको क्या लिख सकते हो? 0 के बराबर लिख सकते हो। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 1 - 0 1 होगा ना, और √1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 ही के बराबर। यानी कि उस केस में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? m0 ही हो जाएगा। यानी कि छोटे मोटे वेलोसिटीज पे मास जो होता है लगभग मास एट रेस्ट के ही बराबर होता है। हाँ, जब वेलोसिटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी 10⁻3, 10⁻4, ये किसमें होता है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड ना, 3 × 10⁻6, तो 10⁻3, 10⁻4 ऐसा हो जाएगा, तब कुछ चेंज होगा। अगर आप लाइट की स्पीड से चलने लगो तो आपका मास क्या होने लगेगा? बढ़ जाएगा। इस पे हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे। ये हो गया तीसरा। और ये इसको लिख लिया था आपने ना, इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं। ये m जो था, m0 जो था, मास एट रेस्ट, ये था वेलोसिटी। फॉर्मूला था m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये फॉर्मूला था। इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए। और लास्ट डिफरेंस मैं आपको लिखवा देता हूं, बता देता हूं। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड लिख दीजिए। चार्ज हमेशा कंजर्व हो सकता है, यानी संरक्षित हो सकता है। चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। बिल्कुल कभी वो डिस्ट्रॉय होगा ही नहीं, ना ही क्रिएट होगा। लेकिन देखो बोलोगे सर मास के बारे में तो हमने 10th में यही पढ़ा था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था ना। लेकिन देखिए जब आप क्लास 12th में आएंगे, 11th 12th में जब आएंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, तो एक आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी है, E इज इक्वल टू mc²। यहां पे मास को एनर्जी में बदलने का फॉर्मूला ये है। मास को एनर्जी में बदल सकते हो, यानी कि 1 ग्राम मास को अगर लाइट के वेलोसिटी के स्क्वायर से बदल दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उतनी एनर्जी क्रिएट होगी। तो यहां पे लिखेंगे कि मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व। ये हमेशा कंजर्व नहीं हो सकता है। होगा, ऐसी बात नहीं कि ये भी होगा, वो बात गलत नहीं है, ये भी होगा। लेकिन जब चाहो तुम इसको खत्म भी कर सकते हो। अभी तक तुमने पढ़ा था कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड या मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन अब तुम मास क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। मास को किसमें क्रिएट कर सकते हो? मास को किसमें एनर्जी में बदल दोगे तो मास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उस एनर्जी से फिर क्या कर सकते हो? मास में ला सकते हो। मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, it can be changed into energy and vice versa।
मास मास को आप एनर्जी में बदल सकते हो और फिर एनर्जी को भी मास में। तो आज का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। इसका नोट्स एक दो लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ में पूरे चैप्टर का नोट्स एक बार में ही अपलोड कर दूंगा, तब तक आप यहां से भी थोड़ा मोड़ा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वेरी गुड, बाय।